हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं CGL 2019-20 परीक्षा में पूछे गए इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस के बारे में, और साथ ही साथ उससे रिलेटेड उन क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि है भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश का कितना क्षेत्रफल वनों और वृक्षों द्वारा आच्छादित है। ये क्वेश्चन और इसके साथ ही साथ जो दो क्वेश्चन और आप देख रहे हैं, ये सभी किसी न किसी शिफ्ट में पूछे गए हैं और इनको हमने एक साथ ही यहाँ पर कंपाइल किया है, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इससे रिलेटेड जो आपको हमें बताने हैं। तो इसमें बात करें हम पहले क्वेश्चन की, तो इसको हम बाद में भी देखेंगे। उसके अलावा बात करें अगर शुष्क वन अनुसंधान कहाँ स्थित है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जोधपुर। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो शुष्क वाला क्षेत्र है वो बेसिकली राजस्थान में ही होगा। तो शुष्क वन अनुसंधान जो स्थित है वो है जोधपुर में। उसके अलावा भारतीय वन सर्वेक्षण अनुसंधान ये कहाँ स्थित है, तो ये आपका स्थित है देहरादून में। और इससे रिलेटेड जो फैक्ट्स है वो हम आगे आपको बताने वाले हैं। तो देखिए क्या होता है कि भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 जारी की गई, और ये क्वेश्चन क्योंकि ये 2020 में ये एग्ज़ाम हुआ था तब ये रिपोर्ट नहीं आई थी, इसीलिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 के अनुसार। और अब ये आंकड़े बदल गए हैं, यानी अब इस क्वेश्चन का कोई भी अर्थ नहीं बनता। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो 2021 की रिपोर्ट के अनुसार पूछा जाएगा, ना कि 2019 की रिपोर्ट के अनुसार। तो देख लेते हैं इस सर्वेक्षण के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो बात की जाए भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट, तो ये कौन जारी करता है, तो ये भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा जारी की जाती है, जिसका जो मुख्यालय है यानी जो अनुसंधान केंद्र है वो देहरादून में स्थित है, जो हमने पीछे आपको बताया। और इसकी स्थापना हुई थी 1981 में। तो 1981 में इसकी स्थापना की गई थी कि जो वनों की स्थिति है भारत में अलग अलग राज्यों में, उसका एक अध्ययन किया जाए और फिर उससे रिलेटेड आंकड़े प्रस्तुत करना ही इस बेसिकली जो ये हम ये कह लें कि जो भारतीय वन सर्वेक्षण है उसका मुख्य कार्य है। और हर 2 वर्ष में इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की जाती है, हर 2 वर्ष में, यानी हर 2 साल में, हर 2 वर्ष में एक जो रिपोर्ट है वो जारी की जाती है भारत के वनों से रिलेटेड। और ये रिपोर्ट कब से जारी की जा रही है, तो 1987 में जो फर्स्ट रिपोर्ट है वो जारी की गई थी। उसके बाद हर 2 साल के अंतराल में ये रिपोर्ट जारी की जाती है। तो 2019 में इससे पहले जारी की गई थी, और फिर 2021 में, और अब अगली जो रिपोर्ट है वो 2023 में यहाँ पर जारी की जाएगी। तो 2021 के अनुसार ही यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ बदले हुए आंकड़ों के बारे में। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कुल वनाच्छादित जो क्षेत्रफल है, यानी कुल वनों से जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है वो कितना है अब 2021 की रिपोर्ट के अनुसार, तो वो है 24.62%। तो ये आपको आंकड़ा याद रखना है, क्योंकि एज इट इज़ क्वेश्चन पूछा गया था, बट वो था 2019 की रिपोर्ट के अनुसार से, बट 2021 से आपको याद रखना है। इसी प्रकार से आपसे परसेंटेज पूछा जाएगा कि भारत का कुल कितना क्षेत्रफल वनाच्छादित है, तो आपको बताना है 24.62% जो क्षेत्रफल है भारत के कुल क्षेत्रफल का वो वनों से आच्छादित है। सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल के हिसाब से किस राज्य में है, यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए अलग अलग दोनों के आंसर होंगे। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से आपसे पूछा जाए तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश, यानी जो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है वनों का वो है मध्य प्रदेश में। और अगर आपसे परसेंटेज पूछा जाए सबसे ज़्यादा वनों का जो प्रतिशत है वो किस राज्य में है, तो यहाँ पर सही आंसर होगा मिजोरम। तो ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार वो आपको याद रखने हैं, क्योंकि आगे जब आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपसे इसी प्रकार से पूछा जाएगा कि भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार आप बताइए कि कितना क्षेत्रफल वनाच्छादित है, किस राज्य में सबसे ज़्यादा वन है। तो ये सभी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, क्योंकि निम्न में से किस वैज्ञानिक ने केवलर का आविष्कार किया था। तो सबसे पहले हम बात करें केवलर आखिरकार होता क्या है। तो केवलर बेसिकली अगर हम केवलर की बात करें तो ये एक ऊष्मा प्रतिरोधी और मजबूत सिंथेटिक पदार्थ होता है। केमिस्ट्री में हम इसके बारे में पढ़ते भी हैं। तो ये ऊष्मा प्रतिरोधी होता है और सिंथेटिक फाइबर होता है बेसिकली ये, जिसे हम केवलर कहते हैं। और इसका यूज जो इम्पोर्टेंट यूज इसका किया जाता है वो जो बुलेट प्रूफ जैकेट होती हैं उनको बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि ये काफ़ी हम ये कह लें कि
यानी एक प्रकार का अच्छा फाइबर होता है, मजबूत सिंथेटिक फाइबर होता है जिसके लिए इसका यूज बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है। तो इसका आविष्कार किसने किया था? मैरी एंडरसन, जॉर्ज ईस्टमैन, स्टीव या स्टेफनी लुइस केवलेक। तो देखिए केवलेक से आप इसको बना सकते हैं कि केवलर। तो जो स्टेफनी लुइस केवलेक वैज्ञानिक हैं, इन्होंने ही केवलर का आविष्कार किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन योजना 1900, यहाँ पर देखिए सन थोड़ा सा गलत हो गया, ये 1946 होगा, के मंत्री नहीं थे? तो देखिए 1946 में एक कैबिनेट मिशन लाया गया और ये लाया गया था 3 व्यक्तियों के द्वारा। और ये 3 व्यक्ति कौन थे? इनमें थे सर अलेक्जेंडर, उसके अलावा सर स्टेफर्ड क्रिप्स और सर पैथिक लॉरेंस। तो ये 3 व्यक्ति थे जिनके द्वारा कैबिनेट मिशन को लाया गया था। और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि वो कौन है जो इस कैबिनेट मिशन योजना के मंत्री नहीं थे? तो सही आंसर होगा लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड वेवेल का इस कैबिनेट मिशन से कोई भी संबंध नहीं है। ये कैबिनेट मिशन 3 व्यक्तियों द्वारा, अलेक्जेंडर, क्रिप्स और लॉरेंस के द्वारा लाया गया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग 66 या जिसे हम NH 66 कहते हैं को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो ये आपको बताना है कि उसे पहले किस नाम से जाना जाता था। क्योंकि देखिए 2019 में एक और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा नए आंकड़े जारी किए गए हाईवेज़ के, जिनमें जो पहले जो हाईवेज़ के नंबर हुआ करते थे वो अलग होते थे, फिर उनको यहाँ पर काफ़ी नंबर्स उसके बदले भी गए। तो इस रिपोर्ट के अनुसार से एक अपडेटेड वीडियो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। भारत में सड़क परिवहन के नाम से आपको एक वीडियो मिलेगा, उसको आप देख सकते हैं। अच्छी तरीके से हमने वहाँ पर डिस्कस किया है कि पहले जो नाम हुआ करते थे अलग अलग हाईवेज़ के, अब वो इस समय उनके नाम बदलकर क्या कर दिए गए हैं, अलग अलग कौन से और कौन सा सबसे लंबा हाईवे, सबसे छोटा हाईवे, ये सभी आंकड़े आपको वहाँ पर अच्छी तरीके से आप वहाँ उस वीडियो से देख सकते हैं। और उसका लिंक आपको ऊपर भी आई बटन में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अगर हम बात करें NH 66 को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो वो था NH 17। यानी पहले इसका नाम हुआ करता था NH 17 और अब इसे NH 66 के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की अनुषंगी शक्तियों से संबंधित है? यानी सर्वोच्च न्यायालय की जो शक्तियाँ हैं उनसे संबंधित जो कौन सा आर्टिकल यहाँ पर आपसे पूछा गया है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 140। तो अनुच्छेद 140 में ही सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के बारे में बताया गया है। और सर्वोच्च न्यायालय कब फाउंड किया गया था? तो 1950 में इसकी स्थापना की गई थी और मुख्य न्यायाधीश सहित मैक्सिमम 34 न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय में हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम गीता को अंग्रेजी में अनुवादित किया था? तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा ऐसा राइटर है जिसने जो गीता है उसको अंग्रेजी में अनुवादित किया। तो यहाँ पर अगर हम बात करें अलेक्जेंडर कनिंघम की, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है ASI का प्रमुख। ASI का यहाँ पर मतलब है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और उसी के प्रमुख माना जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को हड़प्पा की खुदाई के समय। और उसके अलावा बात करें अगर हम जेम्स प्रिंसेप की, तो इनका नाम आप पहले भी पढ़ चुके होंगे। जब जो अशोक के शिलालेख हैं उनको पढ़ने का श्रेय किसे जाता है? जेम्स प्रिंसेप को जाता है। इन्होंने जो अशोक के शिलालेख थे अलग अलग भाषाओं में लिखे उनको पढ़ा था। उसके अलावा यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा चार्ल्स विल्किंसन, और चार्ल्स विल्किंसन ने ही गीता को अंग्रेजी में अनुवादित किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कांच में से हरा रंग हटाने के लिए निम्न में से किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा मैग्नीज डाइऑक्साइड। और मैग्नीज डाइऑक्साइड का यूज ही किया जाता है कांच में से हरा रंग हटाने के लिए। और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है MnO2 इसका फार्मूला होता है। और ये एक काला भूरा ठोस होता है जिसका यूज बेसिकली बैटरी बनाने में किया जाता है। तो बैटरी बनाने में इसका यूज किया जाता है मैग्नीज डाइऑक्साइड का। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जिसे HSRA के नाम से भी जाना जाता है की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये बेसिकली एक क्रांतिकारी संगठन था। ये क्रांतिकारी संगठन था जिसके प्रमुख थे कौन? चंद्रशेखर आज़ाद। तो चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में इस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की गई थी और काकोरी
ट्रेन एक्शन जिसका नाम अब कर दिया गया, पहले से ककोरी षड्यंत्र के नाम से जाना जाता था। तो वहाँ पर एक जो ट्रेन को लूटा था वो इसी संगठन के द्वारा ही उस ट्रेन को लूटा गया था। अंग्रेज़ों की जो अंग्रेज़ों का काफ़ी ज़्यादा जो एक ट्रेन से वो काफ़ी जो खजाना था वो लूट कर ले जा रहे थे, तो उसी को यहाँ पर लूटा था HSRA के द्वारा। तो चंद्रशेखर आज़ाद इसके प्रमुख थे और इसकी स्थापना की गई थी सन 1928 में। तो 1928 में इसकी स्थापना की गई थी, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? यानी जब तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका द्वितीय अर्ल कॉर्नवालिस। तो द्वितीय अर्ल कॉर्नवालिस यहाँ पर बंगाल के गवर्नर जनरल थे तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय। उसके अलावा फिर जो अगला क्वेश्चन है वो है, निम्न में से किस वर्ष भारतीय चुनाव आयोग में पहली बार 2 अतिरिक्त चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए थे? तो देखिए, अगर हम बात करें चुनाव आयोग की, तो चुनाव आयोग में वर्तमान में आप देखते हैं कि एक चीफ इलेक्शन कमीशन के अलावा 2 अन्य उपचुनाव आयुक्त भी होते हैं। यानी एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 उसके अलावा अदर उपचुनाव आयुक्त भी होते हैं। यानी 3 लोग आपको मिलेंगे चुनाव आयोग में प्रमुख। तो आपसे पूछा गया है किस सन में ये कॉन्सेप्ट लाया गया था, क्योंकि शुरुआत जब हुई थी तब चुनाव आयोग में केवल और केवल एक मुख्य हम ये कह लें चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही हुआ करते थे, यानी मुख्य चुनाव आयुक्त ही हुआ करते थे शुरू में। अगर हम बात करें फिर किस वर्ष से इसमें बढ़ाकर संख्या यहाँ पर 2 अतिरिक्त चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की गई, तो ये ईयर था 1989 और 1989 से ही फिर यहाँ पर 2 अतिरिक्त चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाने लगी। और इसका भी एक रीज़न है। क्या रीज़न है? क्योंकि 1981 में एक संशोधन हुआ जिसके तहत जो मतदान की आयु है, मतदान करने की जो आयु है, इसको 21 से घटाकर कितना कर दिया गया? 18 वर्ष, जो कि वर्तमान में भी है 18 वर्ष की अगर आप हैं तो आप मतदान कर सकते हैं। तो जब इस एज को 21 से घटाकर 18 वर्ष किया गया तो यहाँ पर देखिए 3 साल में ही काफ़ी सारी जो यहाँ पर संख्या थी वो बढ़ गई, मतदाताओं की संख्या बढ़ गई, जिसकी वजह से चुनाव आयोग पर काफ़ी लोड भी हो गया और इसकी वजह से ही यहाँ पर 2 अतिरिक्त चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करनी पड़ी। और तब से फिर यही संरचना चली आ रही। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसके अलावा 2 अतिरिक्त चुनाव आयुक्त होते हैं चुनाव आयोग के अंतर्गत। और वर्तमान में जो मतदान करने की आयु है वो भी आपकी 18 वर्ष ही है। तो ये हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इनकी PDF ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे टेलीग्राम चैनल पर, फर्स्ट फाइल, जहाँ से आप अच्छी तरीके से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं और आउट ऑफ 10 अपना जो स्कोर है वो यहाँ पर चेक कर सकते हैं, क्योंकि 25 में बेस्ट 10 क्वेश्चन हम यहाँ पर लाते हैं आपके लिए और अच्छी तरीके से उनका डिस्कस भी करते हैं। तो आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।